भाई आज हम लोग कैपिटल गेन पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपको कैपिटल गेन में बेहतर कैलकुलेशंस बताने वाला हूं और सबसे पहले सिखाऊंगा आपको कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आपको याद होगा कैपिटल गेन को जब भी निकालने की बात आई तो कैपिटल गेन में कहा गया कि कैपिटल गेन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीका। बताइए कौन कौन से तरीके का होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलिए यस सुन लो। बोले सर शॉर्ट टर्म कब होता है और लॉन्ग टर्म कब होता है? मैंने कहा यार 23 जुलाई 2024 के बाद। कब? 23 जुलाई यानी 23 जुलाई 2024 के बाद सिचुएशन बदल गई और कहा गया कि यदि कोई भी एसेट्स खरीदने की डेट से 24 मंथ के अंदर सेल कर दी जाएगी। कितने महीने के अंदर? कितने महीने के अंदर? 24 महीने। ओके, तो शॉर्ट टर्म, और 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात। और दूसरी चीज यही बात जो 24 मंथ है इन केस ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। क्या कहा बेटा मैंने? शेयर्स सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। यदि 12 मंथ के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। यानी हम सीधे सीधे शब्दों में समझ चुके कि शेयर और सिक्योरिटीज को बेचोगे 1 साल के अंदर बेचोगे शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। और बाकी जितनी भी एसेट्स हो, सर जितनी भी एसेट्स नहीं, मुझे कुछ तो नाम बताओ, आइडिया तो लगे। मैंने लैंड, बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, समझ रहे मेरी बात को? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, गोल्ड, डिवेंचर, कुछ भी बेच रहे हो, एनीथिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, एवरीथिंग, कोई भी चीज अदर देन स्टॉक, अदर देन पर्सनल एसेट्स, इन सब को छोड़कर जो भी एसेट सेल करेंगे यदि वो 24 मंथ के अंदर करेंगे तो शॉर्ट टर्म और 24 मंथ के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म। बच्चों देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, तो इसकी भी कैलकुलेशन आइडेंटिफाई की गई। कहा गया भैया एक तरीका बताइए जिससे कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जाए। तो सीधा सच्चा क्या तरीका बताया गया था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका था सेल प्रोसीड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये निकल कर आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। यस और नो? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा? मैंने कहा कब की बात कर रहा हूं मैं? आफ्टर, कब? आफ्टर 23 जुलाई 2024। कैसे निकाला जाएगा? मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका होगा सेल प्रोसीड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर एक बात बताओ, जो तो यहां लिखे हो वो तो यहां लिखे हो, दोनों में अंतर क्यों है? फायदा ही क्या है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन तो सेम ही निकल कर आ रहा है, अंतर क्या है? टैक्स रेट। मैंने कहा अंतर है यहां पर टैक्स रेट का।
किसका? टैक्स रेट का। यहां पर पहला अंतर मैं आपके सामने बता रहा हूं, कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कितने परसेंट के रेट से लगाया जाएगा? 12.5% के रेट से लगाया जाएगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर किस पर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नॉर्मल स्लैब रेट लागू होगा, या जिनकी इनकम अपर लिमिट में है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। कितना परसेंट? 30%। मैं तो कहता हूं सब नॉर्मल में नहीं है, ऊपर की लेयर में है, सब पर कितना परसेंट लगेगा? 30% टैक्स रेट लगेगा। यानी टैक्स रेट में बहुत बड़ा अंतर है। क्लियर बच्चों? बोले सर एक बात बताइए, आज हमको सवाल लगाने, आज हम लोग सवाल लगाने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। सर एक बात बताइए कि ये कैपिटल गेन में पहली चीज थी सेल प्रोसीड। कोई चीज जितने में बेचते हो वही तो सेल प्रोसीड होती है। बोलो यस और नो? बोले सर सही है। दूसरी चीज होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जितने में कोई चीज खरीदते हो उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। तीसरी चीज होती है सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या चीज? सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या चीज? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा बिल्कुल साफ बात है भैया, किसी चीज को बेचने के लिए यदि आप कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। यानी यहां पर आपको इन चीजों को समझने में कोई शब्द नहीं आ रहा था, बस हमारे लिए जानना जरूरी पड़ गया दो चीजों को कि सर ये बता दीजिए, जरा प्रेम से थोड़ा सा बता दीजिए, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहते हैं या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं? रिवाइज करा रहा हूं, बताइए एक्विजिशन किसे कहते हैं? यार किसी चीज को खरीदते हो तो वही तो एक्विजिशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के 6 नियम थे, 6 नियम है। 6 तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है। बोले सर कौन कौन से तरीके की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नियम है? मैंने कहा पहला पॉइंट था कि आपने कोई भी एसेट्स एक्वायर की है। क्या कहा मैंने? कोई भी एसेट्स परचेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, और दूसरी होती है एसेट्स परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001। बोले यदि एसेट्स 2001 के बाद खरीदी गई है तो ठीक है, एक्चुअल परचेज प्राइस इज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और यदि कोई एसेट्स 2001 के पहले खरीदी गई है, 2001 से पहले खरीदी गई है, तो मैंने कहा यहां तो परचेज प्राइस इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहां मैं क्या कहूंगा? परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/21 विच एवर इज हायर इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कभी जिंदगी में गलती नहीं होनी चाहिए। इफ द एसेट परचेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, the actual purchase price shall be taken as a cost of acquisition. If the assets is purchased on before 1 April 2001, then the purchase price or the fair market value, whichever is higher, is a cost of acquisition. बोले सर मान लीजिए कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खरीदते, ये याद होने हैं हमको, इसे हमने सीधा तीसरा शब्द लिखा कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। अब आज आपको बहुत खूबसूरत पॉइंट पढ़ाए जाएंगे ना, इसलिए आपको मैं बेस बना रहा हूं मजबूत। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर इनकम टैक्स पढ़ने की चीज नहीं है, मोहब्बत की चीज है, फील करने की चीज है, बस इसमें कुछ और नहीं है। बस आप दिमाग के अंदर घूमना चाहिए हर चीज, बस वही चीज है। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, देखिए नॉर्मली मेरी कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट्स है जो मैंने परचेज नहीं किया, वी रिसीव बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, सक्सेशन। गिफ्ट, विल, सक्सेशन, तो मेरी तो कोई परचेज प्राइस होने से रही, तो मेरे को जिसने दिया उसकी जो कॉस्ट होगी वही मेरी कॉस्ट मान ली जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? जो किसकी कॉस्ट?
प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी, वही मेरी कॉस्ट मान ली जाएगी। इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। क्लियर और नॉट क्लियर? चौथा पॉइंट होता है, मैंने कहा भैया एक शब्द था बोनस शेयर। क्या था? बोनस शेयर। बताइए, बोनस शेयर हमें फ्री में शेयर मिलते हैं? बोले मिलते हैं। मैंने कहा यार यदि बोनस शेयर 1/4/2001 के बाद मिला, कब मिला बोनस शेयर? कब मिला? आफ्टर 1/4/2001। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। क्यों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल? फ्री में मिले हैं, पैसे तो दिए नहीं, लगाया तो कुछ है नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। और यदि बोनस शेयर मिले हैं कब? बिफोर 1/4/2001 का, तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। बोले सर पांचवा पॉइंट बता दीजिए क्या है? मैंने कहा राइट शेयर। ये एक लाइन में याद होने चाहिए। मैंने क्या कहा? राइट शेयर। बोले सर राइट शेयर का क्या कहते हैं? मैंने कहा राइट शेयर का मतलब होता है कि जो अधिकार, यानी यदि मेरे पास कोई शेयर ऑलरेडी है तो मेरा ही अधिकार होगा, जब कभी भी कंपनी फर्दर इशू करेगी तो मुझी को खरीदने का अधिकार होगा। इसे क्या कहते हैं? राइट शेयर। सेम नियम 1/4/2001 के बाद खरीदे। कब? आफ्टर 1/4/2001। परचेज प्राइस इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कब खरीदे? बिफोर 1/4/2001। परचेज प्राइस और FMV विच एवर इज हायर क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने बहुत ही छोटे से पॉइंट लिखाए हैं, और आखिरी पॉइंट होता था जिसे कहते थे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है निल। यहां सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की जब बात की जाती है तो उसमें बात की जाती है ब्रांड की, गुडविल की, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, राइट्स की, अधिकारों की, इन सब की बात की जाती है। और इन सब की कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। लेकिन यहां पर एक बहुत खूबसूरत बात है जो मैं बताना चाहता हूं। दिस रूल शैल नॉट अप्लाई ऑन द गुडविल ऑफ द प्रोफेशनल्स। क्या कहा शब्द मैंने? दिस रूल शैल नॉट अप्लाई। किसके ऊपर लागू नहीं होगा? गुडविल ऑफ द प्रोफेशनल। देखो बेटा एक बात बताएं, जुगल किशोर ज्वेलर्स के बाबा के बेटे 8वीं पीढ़ी काम कर रही है। कौन सी पीढ़ी? वैसा ही चल रहा है। खुनकिन जी ज्वेलर्स वैसा ही चल रहे हैं, यानी पुराने खानदानों की जो दुकान चल रही है वो वैसा ही चल रही हैं। छंगामल राम शरण गर्ग वैसे ही चल रहे हैं। अमीनाबाद में कितनी दुकानें हैं, सब ऐसे ही चल रही हैं। लड़का आता है, बैठ जाता, दुकान चालू रहती है, सब काम चलता रहता है। यानी वो अपनी गुडविल को क्या करते जा रहे हैं? ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ट्रांसफर होते हैं। मुझे कोई पुराना डॉक्टर बता दो उसकी गुडविल उसके लड़के को ट्रांसफर हो गई हो। मुझे कोई सीए बता दो जिसके पिता की गुडविल उसके लड़के को ट्रांसफर हो गई हो। कोई डॉक्टर बता दो, डॉक्टर RC मिश्रा कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर होते थे, उनके बच्चे भी कैंसर के डॉक्टर हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाना चाहता। NC मिश्रा बहुत बढ़िया ENT के डॉक्टर है, उनका लड़का भी ENT का डॉक्टर है लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। लड़के को कोई नहीं, बाप को सब दिखाना चाहते हैं। बाप की ओल्ड एज हो गई है, कहेंगे साहब बाप की फीस बेटे की फीस से डबल है, लेकिन हमसे कोई पूछे किसको दिखाओगे? अरे आप वो देख नहीं पाते। अरे साहब जो भी देख लो। इसका मतलब समझे, प्रोफेशनल की गुडविल ट्रांसफरेबल नहीं होती। आपको गुडविल पढ़ाई जाती थी, रेड गुडविल, डॉग गुडविल, याद आई? कुछ 12वीं 11वीं क्लास में पढ़ाया करते थे कभी कभी टीचर्स।
नहीं पढ़ाएगा ना आप लोगों को ना, ठीक है। तो गुडविल भी ऐसी होती है बेटा, एक बिल्ली वाली गुडविल होती है, कुत्ते वाली गुडविल होती हैगी, राइट। कई तरीके की गुडविल होती है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं, मुझे इस सब चीज मतलब नहीं है कौन सी गुडविल है। कुछ गुडविल ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन कुछ गुडविल ट्रांसफरेबल नहीं होती। पिता अच्छा डॉक्टर था, पिता अच्छा सीए था, पिता अच्छा डॉक्टर था, पिता अच्छा इंजीनियर था, जरूरी नहीं है कि लड़का भी अच्छा इंजीनियर हो। तो आप बिजनेस को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिजनेस ट्रांसफर हो सकता, प्रोफेशनल को ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसीलिए यहां क्या कहा गया कि देखो प्रोफेशनल की गुडविल की कीमत होती है, कि प्रोफेशनल की गुडविल की कीमत होती है, इसीलिए दिस रूल शैल नॉट अप्लाई ऑन द गुडविल ऑफ द प्रोफेशनल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोले सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का नियम तो आपने बता दिया, इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहेंगे। कितने नियम थे? 6। बोले सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या कहलाता है? मैंने कहा यार एक बात बताओ, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी में, किसी एसेट्स में कुछ फर्दर काम करते हैं, कुछ भी फर्दर आगे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये जमीन खरीदी, मैंने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की तैयारी शुरू करी, तो जमीन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, लेकिन इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं इसे क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गॉट इट? नो। आपने ये बिल्डिंग खरीदी, बना बनाया खरीदा, सब कुछ है इसके अंदर, कमरे वमरे सब बने हुए हैं। अब आपने कहा टॉयलेट में वेस्टर्न लगेगा और फर्नीचर ऐसे लगेगा, किचन में मॉड्यूलर किचन लगेगी, कर रहे हैं ना? बताइए उसको क्या कहेंगे? इंप्रूवमेंट। यानी जिस चीज को आप खरीदते हैं उसे तो कहा जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसके बाद उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ध्यान ये रखना है कि इफ द इंप्रूवमेंट इज मेड, इफ द इंप्रूवमेंट इज मेड बिफोर 1/4/2001 तो इसे क्या कर दो? इग्नोर। क्या कर दो? इग्नोर। और कब ले लो? आफ्टर 1/4/2001, ऑन और आफ्टर 1/4/2001 जो भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा उसे कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। लॉक कर दिया जाए? बोलिए, बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है पिक्चर? बोले सर ये बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो कैपिटल गेन है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें और हैं जो हमें और चीजों को क्या होगा? सीखना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। आपको से कोई पूछे कैपिटल गेन कैसे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सेल प्रोसीड पता, सेलिंग एक्सपेंसेस मालूम, क्लियर? नेट सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड में से माइनस कर दिया क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब भैया देखो 2 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म, और ये रूल सब लागू हो रहे हैं। ये कब लागू हो रहे हैं? 23/7/2024 के बाद। यानी यदि हम 25-26 की अपनी टैक्सेशन पढ़ेंगे, 25-26 पढ़ेंगे, तो 25-26 में कौन सा रूल लगेगा? यही रूल लगेगा और कोई दूसरा रूल लागू नहीं होगा। यानी आपकी पढ़ाई में यही रूल लागू होगा, यही, इसके अलावा कोई दूसरा रूल लागू नहीं होगा। अब पॉइंट यहां ये नहीं आया, पॉइंट हमारा ये आता है, एक बात बताइए सर, टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, इस टैक्स लगाने के पीछे लॉजिक क्या है? सेल प्रोसीड क्या है? और सेल प्रोसीड के साथ खेल क्या है? आइए एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना शुरू करें। बच्चों देखिए, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? नहीं? बोले सर एक बात बताइए, सेल प्रोसीड पे ही सारा दारो मदार चलता है? हमने हाँ सेल प्रोसीड पे सारा दारो मदार चलता है। बोले सर इसी में बेईमानी कर ली जाए तो? सर इसमें बेईमानी का मतलब समझ में नहीं आया। बेईमानी क्यों कर रहे हो? इसमें क्या बात की, किस बात की बेईमानी करना चाहते हो? मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूं। मैंने एक जमीन खरीदी थी 1 करोड़ की, और वो बिक रही है 5 करोड़ की। कितने करोड़ की? 5 करोड़। तो बताइए सेल प्रोसीड कितनी हुई? 5 करोड़। हमारा कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हुआ, 5 करोड़। खरीदी कितने में थी? 1 करोड़ की। बताओ कैपिटल गेन कितना आया? हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं कराया, 4 करोड़ कैपिटल गेन आ गया। अब 4 करोड़ के ऊपर टैक्स ना लगेगा ना, 4 करोड़ के ऊपर टैक्स।
अब हमने कहा 4 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा 12.5% के रेट से। है एक कल क्लाइंट आया, अरे यार तुम्हें टैक्स लगा दिया करो, सीधी सीधी बताओ, हाँ कितना कैपिटल गेन आ रहा है, कितनी इनकम आ रही है। हमने कहा 4 करोड़ 50, टैक्स बताओ कितना है, टैक्स कितना जमा होगा। तो दया दीदी धीरे से मुस्कुरा के कहती है सर 1.5 करोड़। अरे यार कुछ बताओ कैसे कम होगा, क्योंकि कैसे कम होगा ये बात की बात है। अभी आपकी सेल प्रोसीड 5 करोड़ की गई, आपने 1 करोड़ में खरीदा था, बताइए आपको कितने का फायदा हो गया, 4 करोड़ का। 4 करोड़ के ऊपर टैक्स रेट कितना लगा, 12.5%, कितना आया 50 लाख। अब आपसे कहा गया 50 लाख जमा कर दो, बताओ आत्मा आपकी ठंडाएगी, कहेगी 50 लाख जमा करने के लिए तैयार हो जाओगी। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बुरी बुरी बातें मत करो, 50 लाख टैक्स बना नहीं दे पाएंगे, देरी दिक्कत होगी देने में। तो बोले मैं करूं क्या। फिर एक शैतान दिमाग की आइडिया आया। शैतान दिमाग में आइडिया है, एक बात बताओ, ये 5 करोड़ की बेच रहे, इसमें कुछ झोल झाल करो, इसमें कुछ झोल करो। बोले कैसे झोल करें, 5 करोड़ की बिक रही है। तो मैं पहुंचा दीदी के पास, आपका नाम क्या भूल गया, गार्गी। मैं पहुंचा गार्गी के पास, मैंने गार्गी ये तुम ही तो खरीद रही हो मुझसे। बोले हाँ। अब 50 लाख का टैक्स आ रहा है। बोले सर आपने कभी टैक्स नहीं दिया, आप तो दोगे नहीं। हमने हाँ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन तेरी बातों में आ जाए तो 50 लाख का टैक्स लग जाएगा जाकर। तो गार्गी मैंने कहा यार एक काम कर लो। बोले क्यों। हमने कहा ये 5 करोड़ की हम बेच रहे हैं, 5 करोड़ की तुम बेच रहे हो, खरीद रहे हो, ये हम ही तुम्हें तो पता है। बोले हाँ। यार ऐसा करो तुम 3.5 करोड़ रुपए, कितने रुपए, या एक काम करो सुनो यार, तुम 2 करोड़ रुपए, कितने रुपए, मुझे चेक बना दो और 3 करोड़ रुपए सूटकेस में दे दो, नगद कैश में। अब तुमने मुझे 3 करोड़ सूटकेस में दिए, ये तुम्हें पता मुझे पता, ब्लैक काला धन यहीं से तो जनरेट होता है काला धन। अब मैं देखिए काला धन क्रिएशन यहीं से हो रहा है। अब गार्गी बोली कि सर इसका मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि सबको बताएंगे, सरकार को बताएंगे कि ये हमने चीज कितने की खरीदी है, 2 करोड़, कितने की खरीदी है, 2 करोड़ की, 2 करोड़ की और 2 करोड़ की, और कैपिटल गेन कितना आ जाएगा 1 करोड़, और टैक्स कितना लग जाएगा 12.5 लाख। हाँ 12.5 लाख टैक्स देके टकाटक हो जाएंगे। और कम करना है। बोले हाँ यार 12.5 लाख तो बहुत आ रहा है बिटिया, ऐसा नहीं सही रहेगा। बोले कितने में चाहते हो। मैंने कहा 1 करोड़ 10 लाख रुपए। कितने रुपए, कितने रुपए, देखो डील 5 ही करोड़ की हो रही है, ये ना समझना कि डील कोई कम पैसे की हो रही है ना, लेंगे 5 ही रुपए, तुम दोगी भी मुझे 5 लाख रुपए। लेकिन अब ब्लैक और व्हाइट का कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि पूरा 5 करोड़ देती हो तो पूरा व्हाइट हो गया। अब आप बोली कि यार हमें तो कैपिटल गेन घटाना है, तो घटाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, सेल प्राइस को कम कर दो। कैपिटल गेन घटाने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है। क्या तरीका है, सेल प्राइस को घटा लो। और सेल प्राइस को नंबर 1 में तो घटाओगे तो नंबर 2 में पैसा लेते जाओगे। तो जो घरों में जो नोट निकलते हैं टीवी पे देखते होगे, ये यही तो होते हैं। अब मेरे और इनके बीच में डील हो गई कि 3 करोड़ 90 लाख रुपए तो इन्होंने अटैची में भर के हमें दे दिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इन्होंने चेक दे दी। और मैंने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि सुनो आप गलत समझ रहे हो, कितने में बेचे हो, 1 करोड़ 10 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे 5 लाख। अब बोले 5 लाख फर्जी सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिखा देते हैं, फर्जी दिखा दिया, बेचने में हमने कमीशन दिया इसको। शिवी को 5 लाख का कमीशन दिया गया, शिवी के नाम 5 लाख की चेक काट दी और कह दी शिवी पैसे निकाल के हमें दे देना। शिवी ने भी कहा 5 लाख रुपए ले लो, लोग कैश निकाल के दे देंगे जाके, मेरा 5 लाख का सेलिंग एक्सपेंस हुआ। शिवी बोली मेरी पर टैक्स लग जाएगा। मैंने कहा 5 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं आएगा, इसलिए तुम भी निश्चिंत रहो जाके। 1 करोड़ 10 में से बचा 1 करोड़ 05 लाख। फिर 1 करोड़ की खरीदी हुई चीज, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया और मेरी इनकम कितनी हो गई 5 लाख। हमने टैक्स नहीं दिया, 5 लाख की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगाएगा, तो हम टैक्स नहीं दिए, शिव्यू टैक्स नहीं दी,
पूरी प्रॉपर्टी इन्हें 1,10,00,000 की बेच दी, 3,90,00,000 कैश में ले लिए और अपने अलमारी में थका के रख के ताला लगा के बैठे हुए कुंडली मार के। यही काला धन क्या होने लगा? क्रिएट। बोलो यस और नो। पहले तो मैंने आपको यहां यह बताया कि काला धन क्रिएट हुआ कैसे और कैसे होने लगा, क्योंकि जब कैपिटल गेन का अमाउंट बढ़ने लगा तो टैक्स न देने का इरादा रखने वाले लोगों ने एक ही चीज पर उंगली रखी। वो कौन सी चीज थी? सेल प्राइस। और कहा कि देखो यार, हम इतने रुपए नंबर 1 में नहीं देंगे, हम नंबर 1 में कम देंगे और ब्लैक में ज्यादा देंगे। अब देखिए आनंद कब आया? गार्गी खुद 1 नंबर की IAS ऑफिसर थी, ये खुद 1 नंबर में काला धन कमा रही थी, समझ ना। या गार्गी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, इसको भी फीस काय में मिल रही थी, कैसे ही में मिल रही थी। तो जो के घर में नोट इकट्ठे हो रहे थे बोरी में, गार्गी के घर में भी नोट इकट्ठे हो रहे थे काय में? बोरी में। हर दिन जाती थी एक सूटकेस ले जाके घर में धर देती थी जो देख रही जो इकट्ठी हो रही। इसको भी आनंद आ रहा है। क्यों? इसको क्या लग रहा है? सुनो, माल तो आया 5 करोड़ का और नंबर 1 में देना कितना पड़ा? 1,10,00,000। वो 3,90,00,000 रुपए जो इसने काला धन कमाया था। कैसा धन कमाया था? काला धन। काला धन का मतलब ब्लैक मनी, ब्लैक गंदे काम करके नहीं। काला धन का मतलब होता है जिस पर आपने टैक्स जमा नहीं किया। पहले तो काले धन का मतलब बचपन हटाओ। काले धन का मतलब आप कैसे समझते हो कि अरे कोई गैंगस्टर है गोली मार के कमा दिए या कोई गलत कार्य करके कमा दिए? नहीं, गलत काम करके नहीं कमाया, ईमानदारी से कमाया, मेहनत करके कमाया। बस उस मेहनत पर टैक्स कैसे दे दे? कोचिंग पढ़ाएं गला फाड़ फाड़ के हम और नरेंद्र मोदी जी को टैक्स दे दे हम, तो कैसे दे पाएंगे भाई? हमारी तो लाइटों नहीं चलने देते मोदी जी, हाल कटवाए देते, नया कोई बात हो जाए खट से काट जाते, नगर निगम वाले आते सील कर जाते हैं जाके, जीने देते नहीं है ये लोग। समझना मेरी बात को। अब हमसे कोई कहे कि कोचिंग पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा के फीस दबा रही, फीस आके आप उस पर टैक्स दे आओ, जाके मार दो गोली, कोचिंग छोड़ देंगे पढ़ाना, लेकिन टैक्स दे नहीं पाएंगे क्योंकि आत्मा बहुत दर्द पाएगी जाके मेरी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेरे से टैक्स का पैसा लेगा उसको बीमारी हो जाएगी। इतनी मेहनत से कमाया और तुम उसको टैक्स के तौर पे ले रहे हो। तो यहीं पर एक बात आई कि काला धन का मतलब गंदा पैसा नहीं होता, गंदी कमाई नहीं होता। काला धन का मतलब आप समझिए नॉन टैक्स्ड मनी को, जिस इनकम पर आपने टैक्स नहीं दिया वो काला धन है। और देखिए जो लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ऑफिसर, मंत्री, जो लोग और गलत तरीके से कमाते, रिश्वत लेकर पैसा कमाते, वो काला धन, वो काला धन ही नहीं मत कहो उसको तो कहो वो नर्क का गेट है, वो धन है ही नहीं है, वो तो पाप है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पाप की नहीं, काले धन की बात कर रहे हैं। काला धन मतलब वो धन जिस पर आपने टैक्स पे नहीं किया। तो कैपिटल गेन बचाने का सबसे आसान तरीका कौन सा हुआ करता था? बता दो बेटा। सेल प्राइस को गिरा देना। अब हर आदमी सेल प्राइस गिरा गिरा के अपना टैक्स बचा रहा था। सब लोग गांव देहात हर जगह पर 10 करोड़ की चीज 50 लाख में खरीद ली। बेचने वाले ने 50 लाख लिख दिया, खरीदने वाले ने 50 लाख दे दिया, बाकी 9.5 करोड़ रुपए कैश में लेन देन हो गया और आपस में बांट बूट के सब इधर उधर कर दिया। सब टन्ना के बैठे हुए जाकर। सरकार बड़ी समस्या में। बोले यार ये तो बड़ा बुरा स्थिति है। उस दिन सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया और देखिए यहां एक शब्द आया, सेक्शन 50C। क्या आया? सेक्शन 50C। सेक्शन 50C क्या कहता था कि यू कैन नॉट सेल एनी एसेट्स बिलो द गवर्नमेंट वैल्यू। क्या कहा बेटा मैंने? सरकार की हर चीज की वैल्यू है, सरकार ने हर चीज की एक वैल्यू डिसाइड कर रखी है। बेसिकली देखा जाए प्रॉपर्टी की, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट वैल्यू, जिसे कहते हैं डीएम सर्किल रेट। क्या कहते हैं? डीएम सर्किल रेट, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट वैल्यू। और कोई भी प्रॉपर्टी उस गवर्नमेंट की रेट से कम पर ना तो खरीदी जाएगी न बेची जाएगी। यानी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी बिलो सर्किल वैल्यू। बोले कर दे तो पहले तो बताइए सर्किल वैल्यू क्या है। मैंने कहा देखो
जो मुझे गार्गी प्रॉपर्टी 1,10,00,000 की बेच रही थी, मैंने कहा बताओ इसकी सरकारी वैल्यू क्या है। क्या कहा बेटा? सरकारी वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट वैल्यू। इसे कहते हैं गवर्नमेंट सर्किल रेट, डीएम सर्किल रेट, राइट। तो बोले यार इसकी गवर्नमेंट वैल्यू है 4 करोड़ रुपए, यानी अब मेरे और गार्गी के बीच में नेक्सस 4 करोड़ तक का तो बन सकता है, लेकिन 4 करोड़ से नीचे का कोई नेक्सस बन नहीं सकता। यानी यदि मैं चाहूं भी कि मुझे 1,10,00,000 में गार्गी बेच दे, या गार्गी चाहे भी कि वो 1,10,00,000 में मुझसे खरीद ले, मैं खरीद लूं इनसे या ये बेच दे, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर नियम और कानून बनकर आ गया। और नियम और कानून बनकर आया सेक्शन 50C में, योर प्रॉपर्टी कैन नॉट डिफरेंट, यानी देखिए, यानी सेल प्राइस और गवर्नमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी सेल प्राइस किसे माना जाएगा? बताइए, सेल प्राइस किसे माना जाएगा? दोनों में जो भी हायर होगा, दोनों में जो भी हायर होगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी की सेल प्राइस गवर्नमेंट वैल्यू से कम नहीं हो सकती। सर कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। मैंने हाँ, इग्नोर कर दिया जाएगा यदि दोनों के बीच का डिफरेंस 10% तक है। कितने परसेंट तक का? कितने परसेंट तक का? कितने परसेंट तक का? यानी 10% तक के डिफरेंस को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी इफ द डिफरेंस इज बिलो 10%, तो सेल प्राइस ही सेल प्राइस मानी जाएगी। लेकिन यदि 10% से ज्यादा अंतर आ गया, कितने परसेंट से? 10% से ज्यादा अंतर आ गया, तो आप कहोगे कि व्हाट इज द सेल प्राइस? तो सेल प्राइस होगी द सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स और द गवर्नमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए, लॉक कर दिया जाए? ये पहला पॉइंट था सेक्शन 50C। यानी सरकार ने यहां किसके ऊपर कमर तोड़ी? सेल प्राइस के बीच में जो गेम चलता था टैक्स बचाने का, सरकार ने सेक्शन 50C इंट्रोड्यूस करके उस सेल प्राइस को गिराने का तरीका जो था उसे क्या कर दिया? कम करा दिया। यानी ये वे पहला कमर तोड़ी गई जहां से काला धन क्रिएशन होता था, उसे रोकने का पहला प्रयास किया गया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोले सर समझ में आ गया, पूरा नोट कर लिया? नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? फिर बता दूं एक बार, बोलूं क्या? सेक्शन 50C क्या कहता है? सेक्शन 50C कहता है कि द सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स और द गवर्नमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर, एक्चुअल सेल प्राइस और द गवर्नमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर shall be taken as sale proceed for calculating the capital gain. क्लियर और नॉट क्लियर? बट क्या यही नियम रहेगा? मैंने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द गवर्नमेंट वैल्यू इज अप टू 10%, कितने परसेंट? 10% से कम है, 10% से ज्यादा नहीं है, तो इस डिफरेंस को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। जब अंतर 10% से ज्यादा होगा तो दोनों में लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो बता दूं। देखो, सेल प्राइस थी, मैं कहता हूं सेल प्राइस थी 1 करोड़ रुपए। कितनी रुपए थी? 1 करोड़। मैंने ली 92 लाख की। कितने लाख की? 92 लाख की। नहीं, गवर्नमेंट वैल्यू थी, मैं गलत लिख गया इसमें। मैं कहता हूं गवर्नमेंट वैल्यू तो ये हो गई, और सेल प्रोसीड मैंने कितने की ली? ये गवर्नमेंट वैल्यू हो गई, और मैंने कितने खरीदी? 92 लाख की। बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस 10% से कम है? हाँ या ना? है ना? तो कोई पूछेगा सेल प्रोसीड कितनी लोगे? क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए यस। और यदि यहीं पर ये 88 होता, राइट, तो विच एवर इज, अब 10% से ज्यादा हो गया, विच एवर इज हायर इज द सेल प्रोसीड, उसी को सेल प्रोसीड मान लिया जाता। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। तो व्हाट इज सेक्शन 50C? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब मान लीजिए मैं यहां एक छोटी सी बात करता हूं। सर आपके पास लोग गुनाह करके आते हैं टैक्स में, या आपसे पूछ के करते हैं?
हमसे पूछ के नहीं करते हैं, वो सारा कुछ करके आते हैं। बेच दी एसेट्स, खरीद ली एसेट्स, सर्किल वैल्यू से कम पे खरीद ली। बोले इसका इंपैक्ट क्या आएगा? मैंने इसका इंपैक्ट तो सीधा सीधा है, आपके ऊपर कैपिटल गेन का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और कोई इंपैक्ट नहीं है। अब क्लाइंट कहता है कि नहीं, हमारी चीज इतने की है ही नहीं है, इतनी महंगी थी ही नहीं, सरकार की वैल्यू गलत है, सरकार की वैल्यू फर्जी है, सरकार की वैल्यू ही गलत तरीके से निकाली गई है, हमने नहीं बेची। देखिए मामला, देखिए क्या हो रहा है, पूरा मामला समझिएगा। ये एक लीडिंग केस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लीडिंग केस क्या है वो आपको डिस्कस समझना है चीजों को। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कब हो जाती है? प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाती है कि आपके बीच का जो डिफरेंस है सेल प्रोसीड और गवर्नमेंट वैल्यू। सेल प्रोसीड थी 2 करोड़ की और गवर्नमेंट वैल्यू थी 3 करोड़ की। मेरे पे 1 करोड़ का टैक्स लग जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ना, बेची मैंने कितने लाख की करोड़ की है? 2 करोड़ की। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी करोड़ मानेगा सेल? 3 करोड़। क्यों मानेगा? विचएवर इज हायर। यदि मेरे से कोई पूछे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मुझसे पूछोगे सेल प्रोसीड कितना? 2 करोड़। मैं का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 1 करोड़। मेरे पूछोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 1 करोड़। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से चलोगे तो क्या कहेगा? ना, दिस इज नॉट फेयर। बोले क्या है? बोले सेल प्रोसीड किसे कहेंगे? मैंने कहा एक्चुअल सेल प्राइस और द फेयर गवर्नमेंट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये हो गया 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। यानी मेरे हिसाब से लगना चाहिए था 12.5 लाख का टैक्स, और जबकि मेरे ऊपर लगेगा कितने का? अब 12.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। हो सकता कि मैं गलत हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता कि नहीं हो सकता? और ये भी तो हो सकता कि मैं सत्य बोल रहा हूं। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जब सरकारी रेट बनाया जाता है तो सरकारी रेट एरिया का होता है। जैसे सपोज ये लालबाग लखनऊ है, ये लालबाग लखनऊ का रेट है ना। ये कहां का रेट हो गया? लालबाग लखनऊ का रेट हो गया ना। लखनऊ में ये सड़क भी लालबाग के अंदर आती है और इसके अंदर गली भी लालबाग लखनऊ के अंदर आती है। गवर्नमेंट वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम। बताइए होगी कि नहीं होगी? जबकि बेचने में यहां का महंगा बिकेगा और गली वाला अमाउंट क्या बिकेगा? सस्ता बिकेगा। यस और नो? मेरे इसी के सामने कूड़ा घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कूड़ा घर। अब नहीं बना है, पहले बना हुआ था। कूड़ा घर बना हुआ है। जब ये कूड़ा घर बना हुआ है तो अब मुझे फिर बताइए इसकी कीमत कूड़े घर से होने के कारण सामने बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। तो सरकार तो कूड़ा घर भी नहीं देख रही, सरकार गली कूचे भी नहीं देख रही, सरकार आने जाने का रास्ता भी नहीं देख रही। सरकार ने तो कह दिया कि गवर्नमेंट वैल्यू ये है, गवर्नमेंट वैल्यू ये है, इस गवर्नमेंट वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन वास्तविकता में हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी उतने रुपए की बिकी ना रही हो। मैं कहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी बिकी 2 करोड़ की रही है। आई एम नॉट, मैं गलत नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। सरकार कहती है इसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए। एक साधारण आदमी कोई दूसरा होगा, उस बेचारे को 25 लाख टैक्स देना होगा। क्या गार्गी 25 लाख टैक्स देने को तैयार हो जाएगी? कहेगी सर सीए इस दिनों के लिए नहीं बने कि 12.5 टैक्स कमा रहे हो और हम 25 लाख टैक्स दे दें क्योंकि सरकार ने 50C बनाया। तो बोले गार्गी फिर करेगी क्या? फिर करोगे क्या तुम सेलिंग एक्सपेंसेस फर्जी डालोगे ना। तुम तो कह रहे हैं मैं गलत काम करता ही नहीं हूं, हम क्यों डालें फर्जी एक्सपेंसेस? हम कोई फर्जी एक्सपेंसेस नहीं डालना चाहते। मैंने चीज वास्तविकता में 2 करोड़ की बेची है, मैंने वास्तविकता में इसे 1 करोड़ में खरीदा था, एंड वास्तविकता में मेरी 1 करोड़ की इनकम है, एंड आई विल टेक टैक्स ऑन माई एक्चुअल इनकम, नॉट योर सेक्शन 50C के द्वारा बढ़ने वाली। तो सीए क्या कहेगा? लगेगा भाई, देना तो पड़ेगा। आप कहोगे रास्ता बताओ, नहीं देते तो मैं कहता मत दो। तो बोले फिर रास्ता क्या है इसका? यदि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फॉलो सेक्शन 50C, और मैं कब फॉलो नहीं करता? मैं ये फॉलो कब नहीं करता? जब क्लाइंट ये करके आता है कि साहब बेच दिया, अब 50C हमें पता ही नहीं था कि कैपिटल गेन में क्या होता है। तो पॉइंट है क्या
आपकी एसेट्स किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट वैल्यू से कम पे बेची जा सकती है? मैंने कहा नॉर्मल में नहीं, लेकिन मैं कहता हूं किन कंडीशनों में बेची जा सकती है। पहला कंडीशन स्ट्रेस सेल। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? स्ट्रेस सेल। स्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस सेल का मतलब है कि मान लीजिए किसी को पैसे की बहुत जरूरत है, किसी का घर का मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को इंडिया छोड़ के भाग के जाना है, किसी के घर में पारिवारिक विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है। मैंने गोमती नगर में एक घर लिया, 2 भाइयों का था, साले आपस में लड़ते रहते थे। नहीं समझे मेरी बात को? वो जीवन भर आपस ही में लड़ते रहे। एक महाशराबी और एक महाकीकड़ा, दोनों ही लोग विचित्र टाइप के थे परिवार में। उनके बीच की धुरी यदि कोई था तो कौन था? मैं ही जो बात करता था, दोनों को अंकल अंकल बोलता था जाके। एक उसकी बुराई करता था पी के, एक दूसरे की बुराई करता था पी के। वो बिना पिए करता था, वो पी के करता था, काम दोनों एक से करते थे। अब मुझे बताइए, उनके बीच में पारिवारिक विवाद हो गया। बड़ा भाई कीकड़ था, वो शराबी वाला बहुत ठीक था। वो बोला बेटा ये तुम घर खरीद लो, काम आएगा, है बेच दो। है वो नहीं बेचेंगे, ऐसी कम तैसी उसकी, मैं तो बेचूंगा। वो बोला कि मैं बेचूंगा तो इसी को बेचूंगा, किसी को नहीं बेचूंगा। बोला हम इसे नहीं बेचेंगे, हम किसी को और दामे होंगे, हम बेचने ही नहीं, हम तो इसको बेच रहे हैं। तुम कह रहे हो बेचेंगे, हम बेच रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं इससे। और उसने बेच दिया, डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी में। अब मुझे बताइए, यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट वैल्यू से कम पे बिकेगी कि उसी रेट पे बिकेगी? कम पे बिकेगी। स्ट्रेस है, पैसे की जरूरत है, कम पे बिकेगी। किसी की आवश्यकता है, कम पे बिकेगी। तो ऐसी कंडीशन जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उसके सामने यही कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, साहब ये प्रॉपर्टी तो बेची गई, बट दिस इज ड्यू टू स्ट्रेस सेल बेची गई, उनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए दुनिया भर का नाटक करेंगे। और तीसरी चीज, तीसरा क्लेम होता है, मैं पहले ही क्लेम कर दूंगा जाके कि नहीं इसकी है ही नहीं इतनी वैल्यू। हु विल डिसाइड कि इसकी वैल्यू 2 करोड़ है कि नहीं है? मैं कह रहा 2 करोड़, तुम कह रहे हो 3 करोड़ है, कौन डिसाइड करेगा? मैं कहूंगा द केस शैल बी रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। किसको रेफर कर दिया जाएगा? वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाएगा। अब वो वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा और वो वैल्यू करके बताएगा कि इसकी वैल्यू 2 करोड़ है या इसकी वैल्यू 3 करोड़ है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे भैया वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो पॉइंट ये आया कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर सेक्शन 50C एप्लीकेबल ही नहीं होता है। उन कंडीशनों को छोड़ दे, बाकी सब जगह कंडीशन एप्लीकेबल होती है। बोलिए सेक्शन 50C समझ में आया कि नहीं आया? लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट फिर लिखिए, एडवांस मनी फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जरा ध्यान। वो पहले बताया था वो तो महा इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी? मैंने कहा हम लोग प्रॉपर्टी बेचने का काम, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी लोग खरीदने आते हैं, आए, मैं अपना दुकान बेचना चाहता था। श्रेयस बाबू बोले कि मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं। मैंने कहा खरीद लो। तो श्रेयस बोले कि भैया मुझे खरीदने में 3 महीने लगेंगे। मैंने ठीक, कितने की खरीदोगे? बोले 25 लाख की खरीदेंगे। कितने लाख की? 25 लाख की। पहले एग्जाम्पल से वो समझना, फिर पूरा नियम समझना। 25 लाख की खरीदेंगे। हमने कहा डन रही, 25 लाख में हम तुमको दे देंगे। मैंने कहा कुछ एग्रीमेंट करोगे? बोले हाँ एग्रीमेंट करेंगे। तो ये 100 रुपया के स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट बना के लाए और इन्होंने मुझे कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपए। कैसे दे दिए? एडवांस में। कितने लाख? 1 लाख दे दिए। हमारे और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि 3 महीने के अंदर ये दुकान मैं श्रेयस को बेचूंगा, 3 महीने के अंदर ये मुझसे खरीदेंगे।
ये 25 लाख रुपए में खरीदेंगे, ये मुझे आज 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 3 महीने के अंदर बैलेंस 24 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बैलेंस 24 लाख रुपए दे देंगे। और यदि ये 24 लाख रुपए 3 महीने के अंदर नहीं देंगे तो हमारे और इनके बीच की ये डील कैंसिल हो जाएगी, और ये जो एडवांस मनी इन्होंने मुझे 1 लाख दिया है मैं इन्हें वापस नहीं करूंगा। वापस क्यों करूंगा? किस लिए वापस करूंगा? 3 महीने इनके चक्कर में मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि ये पैसे लेकर आएंगे, दुकान खरीदेंगे, और ये पैसे लेकर आए नहीं, दुकान इन्होंने खरीदी नहीं, तो मैं ऐसे क्या कर लूंगा? फॉर फीट। बोलो यस और नो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि ये एडवांस मनी मैंने फॉरफीट की तो ये फिर मेरी इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई। मैं आपको यहां एक बहुत अच्छा, पहले काले से सफेद करने का बहुत अच्छा ये टूल हुआ करता था, हालांकि बाद में इसकी धज्जियां उड़ा दी गई, इस सेक्शन को डाल के बड़ा अच्छा नियम बदल दिया गया। 1 अप्रैल 2014 को जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, मई जून में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने बजट बनाया, और बजट में पहला नियम बनाया कि इफ एनी एडवांस मनी फॉरफीट किया जाएगा तो उसका क्या होगा। तो यहां पर नियम 2 टुकड़ों में बंट गया कि 1/4/2014 से पहले का क्या नियम था और 1/4/2014 के बाद का क्या नियम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं समझ में आ रही बात? यानी 1/4/2014 से पहले क्या नियम बनाए गए थे और 1/4/2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इसमें क्या ऐसा अमेंडमेंट किया, क्या ऐसा नियम बनाया कि जिससे काले धन को, जो व्हाइट ब्लैक से व्हाइट करने का तरीका चल रहा था, उसको रोक दिया गया। पहले नियम क्या था वो सुनिएगा। एडवांस मनी, नोट करिएगा, बिफोर 1 अप्रैल 2014, any advance money forfeited by the assessee, एडवांस मनी फॉरफीटेड क्या हो? बिफोर फॉरफीटेड हो, किसके द्वारा? असेसी। वो इनकम नहीं मानी जाएगी। एनी एडवांस मनी फॉरफीटेड, किसके द्वारा फॉरफीटेड? असेसी के द्वारा। शैल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं बताता हूं मैंने क्या कहा। इफ एनी एडवांस मनी फॉरफीटेड बाय द असेसी शैल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले लिख लो, फिर उसका मीनिंग बताते रहेंगे हम आपको पूरा। ठीक है कि ठीक है? और फिर कब? ऑन और आफ्टर 1/4/2014। फिर लिखिए द एडवांस मनी फॉरफीटेड बाय असेसी shall be taxable income from other sources. Shall taxable income from other sources. सर पहले क्या होता था, अब क्या होता है, जरा बताइएगा, मैं बताता हूं जाके। देखो बच्चों, पहले नियम क्या था। मान लीजिए मैंने ये दुकान
25 लाख की मैं बेच रहा था, कहो हाँ, मैंने इसे खरीदा था 10 लाख का, तो बताओ सेल प्रोसीड कितने की हो गई? 25 की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? 10 का। कैपिटल गेन कितने का हो गया? 15 का। बोलो हाँ या ना। अब मान लीजिए मुझे श्रेयस ने 1 लाख रुपए दे दिए थे, कितने रुपए दे दिए थे? 1 लाख रुपए दे दिए थे। तो मेरे की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 थी, लेकिन चूंकि 2014 से पहले ही श्रेयस ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए थे, तो वो मेरी टैक्सेबल तो होगी नहीं अदर सोर्सेज में, वो क्या करेगी? शैल रिड्यूस। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख से घट के कितनी रह गई? 9 लाख। और कैपिटल गेन मेरा 15 से बढ़ के कितना हो गया? 16। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बोले सर ठीक तो है, जब बेचा तो टैक्स लग तो गया, जब बेचा तो टैक्स लग गया ना। कैसे टैक्स लग गया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घट गई, रिजल्टिंग कैपिटल गेन बढ़ गया और मेरे ऊपर टैक्स लग गया। यह नियम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को घटाने वाला था, यह कब तक था? 1 अप्रैल 2014 से पहले। 1 अप्रैल 2014 और उसके बाद क्या नियम बना कि इफ एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी शैल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर, यानी ये माना जाएगा कि एडवांस मनी जो फॉरफिट की गई है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। पहले तो बात समझ में आई। अब मान लीजिए हमें ये प्रॉपर्टी बेचने का कोई इरादा ही नहीं हो। क्या कहा मैंने? मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज देख रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो मेरे पास एक हाउस है, ठीक, और मेरे घर की कीमत है मान लीजिए करीब 5 करोड़। कितने पे कीमत है? 5 करोड़। तो मैंने कहा, मैंने शिवी से एक कॉन्ट्रैक्ट करिया और कॉन्ट्रैक्ट करके इनसे 5 करोड़ में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये रहती है दुबई में, जहां भी रहती है। इनसे मेरा एग्रीमेंट हो गया, 5 करोड़ में ये मकान खरीदेंगी। ठीक है बेटा, खरीद लो। खरीदेगी, खरीदा नहीं है। और इन्होंने मेरे खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैं खरीदूंगी 2 करोड़ रुपए में। मैंने ये घर खरीदा था मान लो 2.5 करोड़ रुपए का। खरीदा था कितने का? 2.5 करोड़। अब मान लीजिए मैं इस घर को बेचता, ईमानदारी की डील होती, पूरी डील ईमानदारी की होती। पूरी डील किसकी होती? तो भैया मैंने देखिए सेल प्रोसीड हो जाता मेरा 5 करोड़ और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाता? 2.5 करोड़ और मेरे पे टैक्स कितने पे लग जाता? 2.5 करोड़ पे। बोलो लग जाता कि नहीं लग जाता? मैं 2.5 करोड़ पर टैक्स दे देता। अब मेरा और तो शिवी का तो नेक्सस बना हुआ है। मैंने शिवी से 2 करोड़ ले लिए और शिवी से ये डील भी कैंसिल कर दी। शिवी को मुझे कितने रुपए और लौट देने थे? 3 करोड़। शिवी ने 3 करोड़ दिए नहीं मुझे। जब शिवी ने मुझे 3 करोड़ नहीं दिए तो ये 3 करोड़ रुपए से मेरी 2 करोड़ रुपए मेरी किसको कम करेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम करेगा ना। यानी जब मैं इस घर को बेचूंगा, जब भी बेचूंगा 5 करोड़ में बेचूंगा, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 2.5 करोड़। इसमें से कितना कम करता? 2 करोड़। और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रह जाती? 50 लाख। और तब मेरी 4.5 करोड़ की इनकम हो जाती और टैक्स लग जाता। और मैं मान लीजिए इस घर को ना बेचूं, तो ये 2 करोड़ मेरे बैंक में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? समझिएगा, 2 करोड़ मेरे खाते में आ गए। और इस 2 करोड़ पर मेरे पे कोई टैक्स आज लगेगा? बोले सर जब बेचोगे तब लगेगा। आज नहीं लगेगा, लेकिन जब बेचोगे तब तो लगेगा ना। और मान लीजिए ये घर मैंने अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? अब मेरी तो रह नहीं गई, बीवी की। और नियम क्या कहता था? द एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी शैल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब वो बताइए एसेट्स की कॉस्ट रिड्यूस करेगा? क्योंकि बीवी जब बेचेगी तो प्रीवियस ओनर हो गया, असेसी बीवी हो गई ना,
मैं तो प्रीवियस ओनर हो गया ना, यानी मैंने जो भी एडवांस मनी फॉरफिट किया वो मेरे खाते में भी आ गया और मैंने उस पर कोई टैक्स भी जमा नहीं किया। और जब वो प्रॉपर्टी मैंने अपनी बीवी अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दी तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे की कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जो मेरी कॉस्ट थी, मेरी कॉस्ट कितनी थी? 2.5 करोड़ की कॉस्ट थी, वही 2.5 करोड़ मेरी बीवी बच्चों की कॉस्ट बन गई और ये 2 करोड़ रुपए के ऊपर चवन्नी टैक्स नहीं लगा। सालों साल हम जैसे लोग इसका खूब फायदा क्या करते रहे, उठाते रहे। देखिए, इन टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन का अंतर समझ लीजिए। जब इनकम टैक्स के नियमों का पालन करके आप टैक्स बचाते हैं तो टैक्स प्लानिंग कहलाती है, और जब इनकम टैक्स के नियमों को तोड़ के टैक्स बचाते हैं तो टैक्स इवेजन कहलाता है। अब देखिए होता क्या था, जिनके घरों में 90 साल 95 साल के बाबा बैठे हुए हैं, मतलब कभी भी चले जाएंगे बेचारे, ऐसे कोई बैठे हुए हैं जिनको मतलब ओल्ड एज वाले लोग हैं और उनके नाम प्रॉपर्टी होती थी, तो काले सफेद करने का तरीका क्या होता था? एग्रीमेंट कर लिया किसी से, पैसे ले लिए किसी से, फॉरफिट कर लिया किसी से। अब बेचना टैक्स किस पे आएगा? बाबा पे, दादा ही पे तो आएगा। अब दादाजी कुछ समय बाद चल गए, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किनके नाम ट्रांसफर होकर आ गई? बच्चों के नाम ट्रांसफर होकर आ गई। और जब बच्चों ने उस प्रॉपर्टी को बेचा तो बच्चों ने अपनी प्रॉपर्टी पे अपने हिसाब से टैक्स दिया। लेकिन जो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी ही तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करेगा। यानी नियम ये था, इफ द एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इग्नोर्ड, वो इनकम ही नहीं है। यानी एडवांस मनी किसके द्वारा फॉरफिट किया गया हो? प्रीवियस ओनर ने कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट की है तो उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, उस पर कोई टैक्स ही नहीं आएगा। दिस इज द रूल। और इसी रूल के तहत लोग पहले क्या किया करते थे? टैक्स क्या प्लस माइनस किया करते थे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो मैंने बताया बिफोर 1 अप्रैल 2014 the advance money forfeited by the assessee shall reduce the cost of acquisition if the advance money forfeited by the previous owner shall be ignored. On or after 1 April 2014, after the Modi government, amendment कर दिया गया और नियम बना दिया गया कि advance money forfeited by the assessee, by the previous owner, by the any person shall be taxable under the head income from other sources. वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा बल्कि वो किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए यस और नो। बोले सर यस। आए देखा इसके अंदर होमवर्क निकाले, कोई सवाल निकल कर आए? नहीं आएंगे। कंटिन्यू एज गेस्ट। फिर से शुरू हो गया है। चले कोई नहीं। आइए एक एक सवाल लगाया जाए। शुरू करें बेटा? चलिए आइए शुरू करते हैं। लिखिए, एक सवाल लिखते हैं। आप कैपिटल गेन के ऊपर एक सवाल लिखिए। लिखिए, मिस्टर एक्स परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस for 50 lakh. On 1 April 2005. He incurred registration charges rupees 5 lakh.
he enter into an agreement with Mr. Bai on 25th September 2012 to sell the property for 90 lakh. And get advance of rupees 5 lakh. Bai cannot kept his promise to purchase the house the advance money forfeited by X. Full stop. On 31st March 2014, due to ill health of X, X died. And his property transferred to Y. Y नहीं, Mrs. X. Transferred to Mrs. X. Full stop. Mrs. X an agreement makes an agreement with A to sell the property for the consideration of 1.25 crore. And 1.25 crore and received advance of rupees 10 lakh. A shall not kept his promise and this money forfeited by Mrs. X on 2022, 10 जून 2022, कोई भी डेट. देख रहे हो बेटा, घूमता जा रहा है. मैं जानबूझ के टेक्निकलिटी क्रिएट कर रहा हूं. Mrs. X again enter into an agreement. Mrs. X again enter into an agreement to purchase the property, to sell the property on 26 December 2024 for a consideration of 1.5 crore. $1.5 crore
एंड प्रॉपर्टी ड्यूली ट्रांसफर्ड एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड. ड्यूली ट्रांसफर्ड टू बी he incurred a selling expenses rupees 3 lakh. रुपीज 3 लाख. कितने सेलिंग एक्सपेंसेस किए? 3 लाख रुपीज. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन. देखिए समस्या यहां ये नहीं है, समस्या इस सवाल को पूरा मजे से करने की है. अब मैं देखिए सवाल के मार्फत से आपको हर चीज सिखाना चाहता हूं. एक सवाल में काफी चीज सीखेंगे. पहला पॉइंट समझना, पहले पिक्चर में आए एक्स आए. बताइए एक्स ने ये प्रॉपर्टी कब और कितने में खरीदी? 1 अप्रैल 2005. और कितने में खरीदी? 50 लाख. और इसने इस पर खर्चे भी किए थे. कितने %? 5 लाख. यानी कोई पूछे कि एक्स ने ये कितने में खरीदी? 55 लाख की. बोलो यस और नो. चलिए पहला काम तो एक्स ने ये किया. अब दूसरा काम, एक्स ने इसको बेचने का एग्रीमेंट किसके साथ किया था? बाई के साथ. यानी एग्रीमेंट हुआ बाई के साथ. कितने में बेचने का? 90 लाख का. और इसके लिए एडवांस कितने मिले? 5 लाख. और कब मिले? 25 सितंबर. बताओ कब मिले? 25 सितंबर 2012. 25 सितंबर 2012. अच्छा 25 सितंबर 2012 में. और चूंकि ये काम नहीं हो पाया तो दिस एडवांस मनी क्या कर ली गई? फॉरफीट. सवाल एक लगाइए लेकिन सीखिए सवाल को ढंग से. मैंने कितना रायता फैलाया आपके सामने, और मैं रायते को आपके सामने 4-5 लाइनों में समेट के ला रहा हूं. और मैं चाहता हूं उस 4-5 लाइनों के जितने पॉइंट हैं वो आपको समझ में आ जाने चाहिए. हमने 5 लाख रुपए फॉरफीट कर लिया, खा पी के बैठ गए, कोई बात नहीं. अब अगली डेट कब आई? अब आया 31 मार्च 2014 को. एक्स क्या हो गए? मर गए. एक्स डाइड. यदि एक्स गए तो मुझे बताइए प्रॉपर्टी किसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई मिसेस एक्स को. इसे सेल नहीं मानेंगे, ये इनहेरिट के द्वारा कॉस्ट टू द प्रीवियस. अब पहला शब्द यहां आया सिखाने वाला, मिसेस एक्स की तो कोई कॉस्ट होगी नहीं, तो जो मिस्टर एक्स की कॉस्ट होगी वही मिसेस एक्स की कॉस्ट मान ली जाएगी. क्या मानने से सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर मिसेस एक्स? तो आप कहोगे द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिस्टर एक्स शैल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मिसेस एक्स. मिसेस भाई नहीं, मिसेस एक्स. सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं. मिसेस एक्स ने भी मिल गई, आ गई प्रॉपर्टी. फिर मिसेस एक्स ने किसके साथ एग्रीमेंट किया? फिर एग्रीमेंट किया ए के साथ. और कितना एडवांस, कितने रुपए में बेचने का? 1 करोड़ 25 लाख पर. और एडवांस कितना मिला? कौन से सन में मिला? 10 जून 2022 को.
और ये पैसा वापस हुआ नहीं। क्या हुआ ये पैसे का? फॉरफीट। बोलिए या सुनो। ये भी खा गए। ये पहले खाए थे 5 लाख कौन? एक्स। और ये 10 लाख कौन खाए हैं? मिसेज एक्स। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके बाद फिर ये एग्रीमेंट किए भैया, किसके साथ किए फाइनली? कौन सी डेट को किए? 2024 में 26 सितंबर दिसंबर। देखिए 26 दिसंबर 2024 को ये प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई, बी को कर दी गई, और कितने करोड़ में? 1,50,00,000 में कर दी गई। 1.5 करोड़। क्लियर और नॉट क्लियर? और कहा गया अब निकाल के दिखाओ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विद नियम और कानून के। मैंने कहा देख यार, मैं तो नियम और कानून से चलूंगा। पहले तो कैपिटल गेन किसे होगा? एक्स को या मिसेज एक्स को? एक्स तो बेचारे मर के जा चुके हैं। अब जो कुछ होगा किसको होगा? मिसेज एक्स को। यानी ये कैपिटल गेन होगा मिसेज एक्स। दूसरा शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? मैंने कहा लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि 24 महीने के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। और 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। तो सेल प्रोसीड मिसेज एक्स की कितनी हो गई? 1.5 करोड़। सर सेलिंग एक्सपेंसेस आपने बताए कितने हुए थे? 3 लाख। 3 लाख। बताइए नेट सेल प्रोसीड कितनी हो गई आपकी? 1,47 लाख। अब माइनस करोगे इसमें से आप क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहां पॉइंट आता है कि मिसेज एक्स की कॉस्ट क्या होगी? तो नियम बना कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। इफ द एसेट रिसीव बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, सक्सेसर। ना तो ये गिफ्ट था ना ये विल था, ये ऑटोमेटिकली क्या है? सक्सेशन है। ऑटोमेटिकली क्या है? सक्सेशन है। पति के बाद सारी प्रॉपर्टी बिना कहे पत्नी को मिलेगी, उनके बच्चों को मिलेगी। ये सक्सेशन एक्ट है। बाबा की सारी प्रॉपर्टी पापा की नहीं, नाते नातिनों की है। ये सक्सेशन एक्ट है। कौन सा एक्ट है? सक्सेशन एक्ट है। तो भैया कितनी कॉस्ट थी एक्स की? 55 लाख थी। तो इनकी पहली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 55। मैं अंदर लिख रहा हूं, अभी बाहर नहीं लिख रहा। बोलो यस। सर आपने कहा था द एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी सेल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर यहां पर एडवांस मनी 10 लाख रुपए फॉरफिट की है असेसी ने, नॉट बाय द प्रीवियस ओनर। यानी प्रीवियस ओनर ने 5 लाख रुपए जो फॉरफिट किया था इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ये कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। पहली बात आ गई क्लियर? ये वो इनकम है जो तुम देखोगे कभी भी और कहीं भी टैक्सेबल नहीं। और दूसरी बात थी द एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी। यदि ये फॉरफिचर 1/4/2014 से पहले हुआ होता, कब हुआ होता बताओ? 1/4/2014 से पहले। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस कर देता। लेकिन ये कब फॉरफिट हुआ है? 10 जून 2022 को। मैंने कहा था द एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, यानी ये 10 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होंगे 2022-23 के अंदर। कब होंगे? 22-23। और हम पढ़ रहे हैं 24-25, और ये 24-25 में कोई टैक्सेबल नहीं होगा। 24-25 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी? 55 की 55 लाख मानी जाएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 292 लाख। बोलिए या सुनो। 92 लाख। क्लियर और नॉट क्लियर? सर एक बार वो
वाला पॉइंट फिर बता दीजिए जो आपने जो एडवांस 10 जून को मिला है सर वो वाला पॉइंट। मैंने कहा 10 जून 2022 को एडवांस मिला। यदि कोई भी एडवांस 1 अप्रैल 2014 के बाद मिलेगा और उसे फॉरफिट किया जाएगा तो वो कैपिटल गेन से मतलब नहीं रखेगा। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो अदर सोर्सेज इनकम मानी जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? लॉक कर दिया जाए। चलिए भैया नोट कर लीजिए। बताइए चौथे सवाल का जवाब। इफ एन एसेट्स इज सोल्ड फॉर इंडियन करेंसी 5 लाख विच वाज परचेज फॉर इंडियन करेंसी 4 लाख 5 ईयर एगो, व्हाट इज द कैपिटल गेन? बताइए कौन सा कैपिटल गेन होगा? क्लास से निकल के फोन करता हूं। व्हाट इज द कैपिटल गेन? बोलो। ए ऑप्शन कितना? 1 लाख रुपए है ना। और कौन सा कैपिटल गेन होगा बताओ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अच्छा व्यू आंसर ये भी देखें। वाह खटाखट। व्हाट डज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली रिफर टू द कैपिटल गेन कैलकुलेशन? द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल, द ओरिजिनल प्राइस पेड टू एक्वायर द एसेट प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये आ जाइए। है मजेदार है भाई ये बोर्ड भी अपने आप में भाई अद्भुत चमत्कार है। आप पढ़ाइए तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बना के दे देगा आपको, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए विच फैक्टर इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग इफ द कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? होल्डिंग पीरियड ऑफ कहां पर लिखा है होल्डिंग पीरियड? क्या तुम लोग बहुत मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या इंटेलिजेंट हो तुम लोग? है तो बहुत बढ़िया। क्या बात है, सबसे आनंद आ रहा है, ये टिक लगा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भैया। फिर क्या कहता है? ले वाह। देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज यूज्ड टू एडजस्ट द एक्विजिशन कॉस्ट फॉर इन्फ्लेशन टिपिकली फॉर लॉन्ग टर्म। आज मैं बोला नहीं इंडेक्सेशन, लेकिन इसने अपने आप उठा लिया है ना। मैंने परसों तो इंडेक्सेशन की बात की थी, लेकिन आज मैंने इंडेक्सेशन नाम का शब्द बोला ही नहीं मुझसे। लेकिन ये कह रहा है कब इंडेक्सेशन लगेगा बताओ? इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड बिफोर, यानी आफ्टर 1/4/2024 से लेकर 23 जुलाई 2024 से पहले बेचोगे तो इंडेक्सेशन कर सकते हो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। और उसके बाद बेचोगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही खत्म कर दिया गया। बहुत बढ़िया मजेदार। बताओ इफ एन एसेट सेल रिजल्ट इज अ लॉस, भाई लॉस भी हो सकता है। कैपिटल गेन और लॉस एक चीज होती है। देखिए प्रॉफिट और लॉस एक साथ चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। कभी प्रॉफिट अकाउंट नहीं बताया गया या लॉस अकाउंट नहीं बनाया गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? इफ एन एसेट्स सेल रिजल्ट इन अ लॉस इन टर्म्स ऑफ अ गेन इज नोन एज कैपिटल लॉस। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। फिर देखिए बेटा, ब्रोकरेज फीस पेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ए कैपिटल एसेट्स आर यूजुअली क्या करेंगे? सेल में से माइनस कर देते हैं, इसे सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम द सेल कंसीडरेशन। क्या बात है, इसको सब पता है कंप्यूटर को, बहुत इंटेलिजेंट चीज है ये। आइए कुछ बढ़िया देखें कंप्यूटर को क्या पता है। What is the index cost of acquisition and why is it used in capital gain calculation particularly for? इसको दबाएं, आएगा लिख के? पता नहीं आया सर वो कॉपी हुआ तो इसको दबाएं।
चेंज कर देगा। चलो इसको दबा दें। ओ माय गॉड, सर वो कॉपी है, क्वेश्चन जो आपके के ऊपर कॉपी होता है। सीख रहे हो। क्या कहता है? सर वो व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन कैल। तो मैं इसको बड़ा कर दे, कैसे होगा जी बताओ। इसको ऐसे कर, सर वो रेड वाला जो था उस पे जूम कर दीजिए। उसी पे टैप करिए। टैप अब रेड वो वाले से रेड पकड़- वाले कॉर्नर डॉट को पकड़ के, एक कॉर्नर डॉट को पकड़ के भाई गजब, ये है ना। अरे राम, अच्छा ये ऐसे लो, ये देखो तुम। व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, अब मैं बताता हूं व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने कहा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी यूज्ड। और इंडेक्सेशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बन रहा। मैंने इंडेक्स टेबल बनाने के लिए आपसे कहा था कि इंडेक्स टेबल आपको दी गई है और वो डिफाइन की गई है 2001 2 को कितनी थी, 100 थी और फिर बढ़ती चलेगी कितना था, 368 था लास्ट में था ना, 363। ये आपकी इंडेक्स टेबल थी। 100, 105, 109 बढ़ती चलेगी कि नहीं चलेगी जाकर। इंडेक्सेशन क्या था? इंडेक्सेशन इज द बेनिफिट फॉर द असेसी। इंडेक्सेशन क्या था? बेनिफिट फॉर द असेसी। इंडेक्सेशन आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या कर देता था? बढ़ा देता था। रिजल्टिंग आपका कैपिटल गेन क्या हो जाता था? कम हो जाता था। यस और नो? इंडेक्स के दो ही नियम थे। देखो यार, यदि कोई भी एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई है, कब खरीदी गई है? बिल्कुल दो ही नियम है बेटा, ज्यादा उसमें सरदर्दी नहीं है। कब खरीदी गई है? 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो नियम था परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर अपॉन 100 इंटू इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर। कितने का खरीदा था? परचेज प्राइस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपॉन 100। 100 क्यों? 100 इज द बेस ईयर इंटू 363। 360 मतलब इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर। क्लियर और नॉट क्लियर? और दूसरी चीज होती थी, यदि कोई भी एसेट्स 1/4/2001 के बाद खरीदी हो, 1/4/2001 के बाद खरीदी हो, तो भैया क्या नियम लगेगा? मैंने कहा था परचेज प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेजिंग ईयर इनटू इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर। जिस साल खरीदा उस साल का इंडेक्स से डिवाइड कर दो और जिस साल बेचा उस साल के इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो। बेटा यही दो नियम थे इंडेक्सेशन का, कोई भी तीसरा नियम नहीं था। बोलो यस और नो? तो था व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन कैपिटल गेन कैलकुलेशन पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं कहूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ द एसेट्स इज ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 2 ईयर 24 मंथ, तो हम लोग इंडेक्सेशन कॉस्ट किया करते थे। इंडेक्सेशन इज द बेनिफिट फॉर द असेसी विच विल ऑलवेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिजल्टिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता था। हाउ द इंडेक्सेशन शैल बी मेड? तो इंडेक्सेशन का दो तरीका हुआ करता था कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 के बाद खरीदी गई है, 1/4/2001 के बाद खरीदी गई, तो परचेज प्राइस अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेजिंग ईयर, सीधी बात, जिस साल खरीदा उस साल का इंडेक्स उठा लो और जिस साल बेचा उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि 2001 से पहले खरीदी गई है, 2001 से पहले खरीदी गई, तो परचेज प्राइस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपॉन 100। व्हाई 100? बिकॉज इट इज द बेस ईयर 100 इनटू इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर। यही दो तरीके थे। बोले सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी तो होता था, वो कैसे करते थे? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा था इंप्रूवमेंट का। 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट हुई है, इग्नोर कर दो। इफ द इंप्रूवमेंट इज मेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इट शैल बी इग्नोर्ड। और 1/4/2001 के बाद इंप्रूवमेंट हुई है, कब 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 सुन नहीं पाए? 1/4/2001 के बाद, तो उसे लिया जाएगा। और उसका इंडेक्सेशन कैसे करोगे? बड़ा सिंपल सा तरीका था, मैंने बड़ा सीधा सा तरी बताई थी आपको। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तरीका था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपॉन
इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर इंटू इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर। जिस साल बेचा उस साल का इंडेक्सेशन, और जिस साल, समझ में आया कि नहीं आया, जिस साल इंडेक्स कराया उस साल का इंडेक्सेशन, और जिस साल बेचा गया उस साल का इंडेक्सेशन। तो बताइए कैपिटल गेन निकालना आया कि नहीं आया? बोले सर आप हमें कैपिटल गेन में क्या सिखा रहे थे अभी तक? मैंने कहा कैपिटल गेन लगाना। क्या सिखाया बेटा मैंने आपको? कैपिटल गेन लगाना। मैंने हर सवाल के साथ आपको कैपिटल गेन लगाना दिखाया कि ये कैपिटल गेन लगेगा, ये कैपिटल गेन लगेगा, ये कैपिटल गेन लगेगा। इज इट क्लियर? और अब कल से बात क्या करेंगे? पहले तो प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे हम लोग, और सवाल लगाने के बाद हम बताएंगे आपको कि कैपिटल गेन बचाया भी कैसे जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो इनकम टैक्स ने कौन सी स्कीमें बनाई हैं जिन स्कीमों से कैपिटल गेन को बचाया जाएगा, और इसी स्कीम को हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स। हाउ टू सेव व्हाट? कैपिटल गेन टैक्स। थैंक यू।